नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दशम के सब्जेक्ट बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर शोषण। पहला परिभाषा है शोषण। शोषण किसे कहते हैं? दोस्तों आइए आज समझते हैं शोषण का परिभाषा। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा बनाता है और इसी ऊर्जा के बल पर हम चलना, दौड़ना, पढ़ना, सोचना और शरीर के सभी कार्य कर पाते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। यह सभी जीवित प्राणियों में होती है, यानी सजीव जो भी है उसमें होता है। उसके बाद शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो इससे मिलता है। यह एरोबिक यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, एनरोबिक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। शोषण दो प्रकार होते हैं, एक एरोबिक एक एनरोबिक। दोस्तों यह कहाँ होता है? दोस्तों याद रखिए, यह प्रक्रिया कोशिकाओं के अंदर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला समझिए कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं? कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीजन की सहायता से या बिना ऑक्सीजन के विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। यह दोस्तों एक और परिभाषा है आसान शब्दों में, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं में होता है। यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यह अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसे कोशिकीय शोषण कहा जाता है। कोशिकीय शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा अवायवीय शोषण एनारोबिक रिस्पायरेशन। दोस्तों वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अंतिम उत्पाद CO2 और जल, इसमें अंतिम उत्पाद बनता है CO2 और जल। अवायवीय शोषण में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया कोशिकीय दर में समाप्त होता है। याद रखिएगा, इसका अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल प्लस CO2। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल प्लस CO2। हमने बताया कोशिकीय शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय एक अवायवीय। तो वायवीय शोषण किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों जिस प्रक्रिया में कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। इसका मुख्य बिंदु मैंने बता भी दिया है, और अगर आप दोहराना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। कुछ इसके महत्वपूर्ण बात है, आपको इसे याद रखना है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। इससे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा शारीरिक गतिविधि, वृद्धि, मरम्मत और अन्य सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया सभी उच्च पौधों, जानवरों और मनुष्यों में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर अधिक मात्रा में ATP यानी ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं। ये एक शॉर्ट परिभाषा है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? अवायवीय शोषण जिस प्रक्रिया में कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होकर कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। दोस्तों इसका मुख्य बिंदु यहाँ भी है और मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर आपको आवश्यकता लगे तो इसे पढ़ सकते हैं। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह केवल अस्थायी रूप से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। वायवीय शोषण यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय शोषण एनरोबिक रिस्पायरेशन में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों ऑक्सीजन, वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, अवायवीय शोषण में कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मुख्य उत्पाद होता है CO2 और H2O। इसका मुख्य उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल प्लस CO2। इसका स्थान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका स्थान कोशिका द्रव में होता है। दोस्तों याद रखिएगा, वायवीय शोषण में आता है मनुष्य, पशु, अधिकांश पौधे। इसका मुख्य उदाहरण है ईस्ट यानी खमीर।
दोस्तों याद रखिएगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होकर ऊर्जा देता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होकर कम ऊर्जा देता है। पौधों में श्वसन किसे कहते हैं इसको पहले समझिए। पौधों की कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पौधों में श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, श्वसन की आवश्यकता ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, कम विकास और मरम्मत के लिए, पानी और खनिज के अवशोषण व परिवहन के लिए, तापमान नियंत्रण और अन्य जीवन क्रियाओं के लिए। पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है दिन में, और रात में CO2 ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जरूरी लगे तो आप इसे दोहरा सकते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं में श्वसन क्रिया से भिन्न है, कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, पौधों के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। पौधों के जड़ों, तना, पत्तियों सहित सभी जीवित भाग में निरंतर श्वसन होते रहता है। जैसे जड़ें मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर श्वसन करती हैं। तना सभी अपनी कोशिकाओं में श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पत्तियाँ की कोशिकाएं भी श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद होता है, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैस का आदान प्रदान नहीं होता है। कैसे, समझिए। पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता है। प्रत्येक भाग में अपने आसपास वातावरण से सीधे गैसों का आदान प्रदान करता है। पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है। याद रखिएगा, पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी होती है, इसलिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है। पौधों और जंतुओं में श्वसन का अंतर। पौधों में श्वसन का स्थान होता है जड़, तना, पत्तियाँ तथा सभी जीवित भाग। जंतु में केवल फेफड़े होते हैं। उसके बाद गैसों का परिवहन। श्वसन गैस O2 और CO2 का परिवहन नहीं होता है। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। श्वसन की गति पौधों में धीमी होती है और जंतुओं में बहुत तेज होती है। ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है पौधों को, और जंतुओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। निष्कर्ष दोस्तों, इसको याद रखिएगा, पौधों में श्वसन सभी जीवित भागों में होता है। श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। प्रत्येक भाग सीधे वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, वो था पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यह जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकलने की प्रक्रिया को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया 5 स्टेप में पूरा होता है। आइए इसको समझते हैं। हम सांस लेते हैं तो बाहरी वायु में मौजूद O2 यानी ऑक्सीजन नाक और मुख से अंदर लेते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन नाक और मुंह से अंदर लिया जा सकता है। अगर किसी को जुकाम या सर्दी हो जाता है तो वह नाक के बदले मुंह से भी सांस ले सकता है। ऑप्शन 2, O2 श्वास नली से होकर फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तीसरा, वायु कोशिकाओं की पतली दीवारों से होकर O2 कोशिकाओं के रक्त में घुल जाती है। उसके बाद CO2 जो शरीर की कोशिकाओं में श्वसन के दौरान बनती है, रक्त द्वारा फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। उसके बाद CO2 वायु कोशिकाओं से होकर फेफड़ों में पहुंचती है और सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकल जाती है। निष्कर्ष, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया जीवन को बनाए रखने में सहायक होती है। आइए समझते हैं विभिन्न जीवों में श्वास नली यानी सांस लेने का अंग श्वास नली या ट्रेकिया। आइए समझते हैं कि ट्रेकिया द्वारा कौन कौन जीव सांस लेता है। ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीट जैसे टिड्डा, तिलचट्टा में होता है। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों में खुलती है। यह है टिड्डा और यह तिलचट्टा, दोनों ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं।
इसके कुछ मुख्य बिंदु है, आइए इसको समझते हैं। ट्रेकिया अत्यंत साकित नलिकाएं होती है। ये नलिका सीधे कोशिकाओं के संपर्क में रहती है। ट्रेकिया शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलती है। ट्रेकिया में हवा का प्रवाह और ऑक्सीजन सीधा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैस का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हेमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाई जाती है। आप जानते होंगे तिलचट्टा और टिड्डा का रक्त लाल नहीं होता है, वाइट कलर का होता है। गिल्स यह मछलियों का श्वसन अंग है। दोस्तों आइए इसको समझते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के लिए एक विशेष लक्षण है। प्रत्येक मछली में 2 समूह पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कोई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल्स एक चाटी थैली के रूप में स्थित होती है, जिसे हम गिल्स कोष्ठक कहते हैं। यह होता है आपको गिल्स कोष्ठक। गिल्स कोष्ठक एक और आहार नाल के गिल्स या फेरिक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठक में कोई गिल्स पट्टिकाएँ होती है, कई गिल्स पट्टिकाएँ होती है। याद रखिए ये सारा गिल्स पट्टिका ही है। दोस्तों आइए समझते हैं मछली में श्वसन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पानी मुंह से अंदर जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसे मछली अपने गिल्स द्वारा निकाल कर श्वसन करती है। मछली अपना मुंह खोलती है, जिससे पानी मुंह के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। अगला, पानी गिल्स तक पहुंच जाता है। यह पानी गले से होकर गिल्स तक पहुंच जाता है और गिल्स पट्टिका द्वारा पतली और अधिक संख्या में होती है। गिल्स पट्टिका जो होती है ना पतली होती है, ये है गिल्स पट्टिका। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स पट्टिकाओं के माध्यम से पानी में चली जाती है। पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने के बाद पानी गिल्स के बाहर छिद्र से बाहर निकल जाती है। दोस्तों याद रखिए कुछ मुख्य बिंदु है, इसे आप याद रखेंगे। मछलियाँ गिल्स द्वारा श्वसन करती है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मछलियों का मुख्य श्वसन अंग क्या है। गिल्स यानी गलफड़। गिल्स जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गिल्स की पतली पट्टिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और CO2 निकालती है। परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप याद रखिएगा। मछलियों गिल्स यानी गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है। पानी मुंह से होकर गिल्स तक पहुंचता है, जहां पानी में घुली ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से पानी निकाली जाती है। इसके बाद पानी गिल्स के बाहरी छिद्र से बाहर निकल जाता है। फेफड़ा जो है वह मानव का श्वसन अंग है। फेफड़ों जोड़ों में पाया जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों फेफड़ा जो होता है वह जोड़ा में पाया जाता है मानव में। दायां फेफड़ा 3 खंडों तथा बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभाजित होता है। उसके बाद फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है। इसका स्पंजी जैसा बनावट होता है। फेफड़ों की अंदरूनी सतह पर अनेक सूक्ष्म वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन वायु कोशिकाओं में रक्त में प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के वायु कोशिका में जाकर बाहर निकाली जाती है। आइए मानव में देखते हैं दोस्तों श्वसन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। हवा का अंदर जाना, नाक या मुंह से हवा अंदर लेते हैं। यह हवा श्वास नली के रास्ते फेफड़े तक पहुंचता है, वायु कोशिका तक पहुंचता। हवा श्वास नली ब्रेकियोलर से होकर वायु कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद गैसों का आदान प्रदान, वायु कोशिका और रक्त के बीच ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 बाहर निकलता है। CO2 युक्त हवा फेफड़ों में जाती है। CO2 युक्त हवा वायु कोशिकाओं से ब्रेकियोल श्वसनी या ब्रेकियोल श्वसनी श्वास नली से होती हुई बाहर की ओर आती है। हवा का बाहर आना का कुछ मुख्य बातें हैं। फेफड़ा जोड़ों में पाए जाते हैं। फेफड़ों में वायु कोशिकाओं गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान है। ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और CO2 रक्त से निकलकर बाहर आती है। यह प्रक्रिया
श्वसन के लिए आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। निष्कर्ष, फेफड़ा द्वारा शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिलती है और अपशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह जीवन के लिए अनिवार्य है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर मानव का एक फेफड़ा खराब भी हो जाए तो वह अगला फेफड़ा से काम चला लेगा। मानव का श्वसन अंग, नासिका छिद्र हवा शरीर में प्रवेश करता है। नासिका हवा को साफ, गर्म और नम बनाता है। ग्रसनी हवा को स्वतंत्र तक पहुंचता है। ग्रसनी हवा को श्वसन यंत्र तक पहुंचाता है। स्वर यंत्र, इसे आवाज़ का डिब्बा भी कहते हैं। श्वास नली हवा को फेफड़ों तक ले जाता है। श्वसनी श्वास नली 2 भागों में बंटकर प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। ब्रेकियोल, श्वसनी की छोटी छोटी शाखाएं। वायु कोशिका, यही गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ा श्वसन का मुख्य अंग होता है। हवा नासिका छिद्र से प्रवेश करती है और नासिका ग्रसनी स्वर यंत्र श्वास नली श्वसनी ब्रेकियोली होते हुए वायु कोशिका तक जाती है, जहां ऑक्सीजन रक्त में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। नासिका का कार्य, नासिका के बारे में, नाक में 2 बाहरी छिद्र होता है, पहले ये छिद्र और एक ये छिद्र। अंदर नासिका वेश्म होते हैं, दोनों के बीच नासा पट्टिका होती है। नाक के अंदर बाल और स्लेमा होती है। बाल जो होता है दोस्तों एक फिल्टर की तरह कार्य करता है, वह धूल कणों को नाक के अंदर जाने नहीं देता है। उसके बाद है श्वास नली संरचना एवं विशेषताएं। दोस्तों श्वास नली हवा को स्वर यंत्र से फेफड़ों तक ले जाती है। श्वास नली की प्रमुख विशेषता है, याद रखिए, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 11 सेमी। श्वास नली की लंबाई 11 सेमी होती है। इसका व्यास लगभग 16 मिमी का होता है, यानी गोल राउंड। इसमें अपूर्ण उपास्थि के छल्ले होते हैं। ये छल्ले श्वास नली को दबने से बचाते हैं ताकि हवा आसानी से आ जा सके। अब यह श्वसनी संरचना और कार्य इसका आइए समझते हैं। श्वास नली नीचे जाकर 2 श्वसनियों में विभाजित होता है। श्वसनी की मुख्य बात है, श्वास नली नीचे जाकर 2 श्वसनियों में विभाजित होती है, एक दाएं फेफड़ा में और दूसरी बाएं फेफड़ा में। प्रत्येक श्वसनी आगे छोटी छोटी ब्रेनकियोलस में विभाजित होता है। अगर आपका एक फेफड़ा खराब हो जाता है तो आप जिंदा रहेंगे, कैसे समझते हैं? हाँ, आदमी जीवित रहेगा, क्योंकि एक स्वस्थ फेफड़ा पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। यदि एक फेफड़ा काम करना बंद कर दे तो दूसरा फेफड़ा बाकी काम को पूरा कर लेगा। इसलिए व्यक्ति सामान्यतः जीवित पूरा जीवन जी सकता है। श्वास नली 2 श्वसनियों में विभाजित होकर दाएं बाएं फेफड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक श्वसनी आगे छोटी छोटी ब्रेनकियोलस में विभाजित होती है, जहां से हवा वायु कोशिकाओं तक पहुंचती है और गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कोशिकाएं, गैसों का आदान प्रदान, दोस्तों याद रखिए, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्रेनकियोलस के आंत में लाखों वायु कोशिकाएं होती हैं। इनके चारों ओर रक्त की सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं। ऑक्सीजन वायु कोशिकाओं से रक्त में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में वायु कोशिकाओं में आकर सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों याद रखिएगा, वायु कोशिकाओं की दीवार बहुत पतली होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, इसमें बहुत कुछ और बाकी है, उसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ।